कर्नल संतपाल राघव जी, अपनी बात को आप पूरा करेंगे, फिर उसके बाद सोढ़ी साहब मैं आपके पास आऊंगे। जी देखिए, आज का जो युद्ध है वो मल्टी डोमेन का युद्ध है। उसके अंदर जल, थल और नभ, वायुसेना जो है उनका तीनों का इंटीग्रेशन बहुत आवश्यक है। इस विषय को देखते हुए हम थिएटर कमांड जो आधुनिक स्ट्रक्चर है, रिस्ट्रक्चरिंग है, उस पर हम कार्य कर रहे हैं। और इसी विषय में सीडीएस साहब की भी हमारे देश में अपॉइंटमेंट हुई है और सिंगल पॉइंट डिसीजन मेकिंग पे इसका हमने लिया है। उसके अलावा जो हमने रिस्ट्रक्चरिंग की है, भैरव बटालियन, दिवास्त्र बटालियन, अग्निवान बटालियंस, इनके जो द्वारा लीथल यानी कि घातक जो अटैक, क्विक मोबिलाइजेशन, इन सब का एक समन्वय बनाया है। इसके अलावा हमने जो रुद्र ब्रिगेड हैं वो भी रिस्ट्रक्चर किए हैं। उसके अंदर आर्मर्ड इन्फेंट्री, आर्टिलरी, इंजीनियर्स और जितने भी लॉजिस्टिक्स हैं वो एएमसी, एएससी, ऑर्डिनेंस, उनको सबको एक समन्वय करने के लिए एक फोर्स बनाई है। उसके बाद इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स, उसके अंदर कमांडर को पावरफुल बनाने के लिए उसको भी हमने आधुनिक तौर पर रिस्ट्रक्चर किया है। आज आपके चैनल के माध्यम से मैं कह सकता हूं कि आज हमारी आर्म फोर्सेस आधुनिक तरीके से रिस्ट्रक्चर है। एक बहुत ही बड़ा प्रचंड और प्रबल प्रहार से, जो कि देशवासियों ने और विश्व ने देखा है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में जितना ऑपरेशनल फायर पावर और समन्वय के साथ तीनों फोर्सेस ने काम किया है। हमारे देश की जितना भूखंड है हमने लेयर वाइज लेयर यानी कि जल, थल और नभ को कवर करके हमें कोई उसमें एक विजय हासिल हुई। हमने दुश्मन देश को बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर खत्म किया और हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा इस समन्वय से, जल, थल और नभ से। ठीक है, इस बार सोढ़ी साहब, जो एयरफोर्स है उसकी अलग ही ताकत आज आसमान में देखने को मिलने वाली है। क्या क्या खास आज आकर्षण के केंद्र रहेंगे जिस पर नजरें होनी चाहिए और उसकी तरफ से संकेत कैसा जाएगा भविष्य को लेकर, भारत की भविष्य की तैयारी को लेकर? पूर्णिमा जी, भारत की आज जो आर्थिक और सैनिक और कूटनीतिक ताकत है, इसका श्रेय भारत के हर नागरिक को जाता है जिसने अपनी अपनी क्षमता और योग्यता के मुताबिक देश की तरक्की में अपना योगदान दिया। चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो किराने वाली दुकान वाला हो, चाहे वो फौजी हो, चाहे वो पुलिस वाला हो, सारे भारत के नागरिकों ने भारत की तरक्की में अपना अपना योगदान दिया है और तभी आज हमारा विश्व स्तर पर इतना बड़ा मान सम्मान है। हम सारे जानते हैं कि वायुसेना एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है किसी भी डिफेंस सिस्टम का, और भारत की वायुसेना ने हर युद्ध में, हर जंग में अपनी इतनी अच्छी क्षमता दिखाई है कि हमेशा हम विजय होकर निकले हैं। हाल में हुए ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा किस तरह से हमारे भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान को इतना करारा जवाब दिया था कि पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं था बजाय गिड़गिड़ा के युद्ध विराम मांगने के लिए। आज भी जो रिपब्लिक डे परेड होगी, जिसको कमांड भारतीय सेना के दो बहुत आला अफसर कर रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार और मेजर जनरल नवराज ढिल्लन, जो कि प्रसिद्ध हैं भारतीय सेना में अपनी डिवोशन और डेडिकेशन के लिए। इस परेड में आज हम भारतीय वायुसेना के कई आधुनिक अब लड़ाकू विमान देखेंगे, अटैक हेलीकॉप्टर्स देखेंगे और हम वायुसेना की दूसरी सिस्टम भी देखेंगे जैसे उनकी रडार सिस्टम्स हैं। ये पूरी दुनिया को एक संदेश होगा कि भारतीय वायुसेना आज बिल्कुल एक विकसित देश की वायुसेना की तरह सक्षम है, सार्थक है। अगर कोई भी दुश्मन को थोड़ी भी अगर संकोच है कि वो भारत पे हमला करेगा या उसे कॉन्फिडेंस है और वो विजय होगा, आज उसके ये छोटे मोटे कॉन्फिडेंस भी चूर चूर हो जाएंगे, क्योंकि हमारी वायुसेना दुनिया के सबसे अच्छी वायुसेना में से मानी जाती है। मैं एक और टिप्पणी करना चाहूंगा पूर्णिमा जी। अक्टूबर 2022 को स्टैटिस्टा, जो कि जर्मनी की एक प्रसिद्ध पब्लिकेशन है, उसने एक लेख लिखा जिसमें उसने लिखा है भारतीय शस्त्र बल दुनिया के सबसे बढ़िया शस्त्र बल हैं। और ये हम नहीं कह रहे, ये दुनिया कह रही है
कहते हैं कि जब दूसरे आपकी बड़ाई करें, दिस मीन्स आप आ चुके हैं। इंग्लिश में कहते हैं यू हैव अराइव्ड व्हेन अदर्स स्टार्ट स्पीकिंग हाई ऑफ यू। आज दुनिया की बड़े बड़ी पब्लिकेशंस, बड़े बड़े देश भारत के मान सम्मान को जगह जगह पे दिखा रहे हैं। क्या कहेंगे इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं समस्त देशवासियों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं यह भी निवेदन करूंगा कि हम सभी भारतवासी यह संकल्प लें कि 2047 आते आते हमारा भारत एक विकसित भारत के रूप में खड़ा हो। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप सुन रहे थे। मजबूत भारत कैसे होगा इसका जिक्र उनकी तरफ से किया गया है। और त्रिपाठी साहब, सबसे बड़ी बात, क्योंकि अब बस कुछ ही समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आने लगेंगी और ये अपने आप में बहुत खास मौका होता है जब शहीदों को वो नमन करेंगे, उनको याद करेंगे, पूरा का पूरा एक प्रोटोकॉल फॉलो होगा। लेकिन क्योंकि हम गणतंत्र दिवस की बात करें, संविधान की बात करें और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में भारत रक्षा के मामले में जिस तरीके से मजबूत आगे बढ़ रहा है, न सिर्फ आज उसकी प्रदर्शनी होगी, न सिर्फ आज वो दुनिया को दिखाया जाएगा, इसको रणनीतिक बढ़त के तौर पर आप कैसे देखते हैं? देखिए पूर्णिमा, जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो भारत को एक भिखारी देश माना जाता था। पश्चिम में ये कहा जाता था कि भारत मदारियों का देश है, बंदर नचाने वालों का देश है, सपेरों का देश है, सीढ़ी चढ़ के जादू दिखाने वालों का देश है। उस वक्त भारत की बात नहीं सुनी जाती थी। ये माना जाता था कि भारत हमारे बैकयार्ड में है, ये पश्चिम मानता था, और कि हम कुछ भी करेंगे भारत कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन अब देखिए आप 80 साल का वो और 77 साल के 76 साल के गणतंत्र के सफ़र के बाद हम इस स्थिति में पहुँचे हैं कि भारत की बात न सिर्फ सुनी जाती है बल्कि कई बार मानी भी जाती है। और भारत जो कहता बाद में फिर ये पता लगता है, लोग उस वक्त तो क्रिटिसाइज़ करते हैं भारत में ही कुछ शक्तियाँ नहीं बल्कि विदेश के लोग भी, और बाद में लेकिन ये पता लगता है कि भारत का स्टैंड कितना अच्छा था। आपने देखा होगा यूक्रेन युद्ध के दौरान, इजराइल युद्ध के दौरान बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, बहुत आलोचना हुई कि भारत को किसी एक का पक्ष लेना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। लेकिन उसके बाद में अब इतने साल बाद लोग अब ये मानने लगे हैं कि भारत का जो स्टैंड होता है, भारत का जो रुख होता है वो बहुत सही होता है। और इसमें पूर्णिमा जी मैं एक चीज़ देखिए इसमें जोड़ना चाहूँगा, जो झांकियों की बात आपने की कि नदियों पे रखा गया है। क्यों नदियों पे रखा गया? जो दर्शक दीर्घा है उनको बदल दिया गया है। पहले गैलरी 1, गैलरी 2 कहा जाता था। अब दर्शक दीर्घा को क्यों नदियों के नाम पे रखा गया? देखिए किसी भी सभ्यता, किसी भी संस्कृति में नदियों का बहुत बड़ा स्थान रहा है। वहीं से सभ्यताएं जन्मी हैं, वहीं से विकसित हुई हैं, पली बढ़ी हैं और कई बार वहीं ख़त्म भी हुई हैं। लेकिन अब और ये नदियाँ जो हैं, ये नदियाँ हमारे लिए पानी का, पेयजल का, सिंचाई का और भी तरह तरह के इस्तेमाल की चीज़ों के लिए अपना जल प्रदान करती हैं और बिना किसी भेदभाव के, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक भेदभाव के। तो ये चीज़ दिखाता है, ये चीज़ दिखाती है कि हमारी नदियाँ जो हैं उनको हम कितना महत्व देते हैं। और एक चीज़ और मैं कहूँगा कि जैसे देखिए हमारे अभी तो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, फेज़ 1 ख़त्म हुआ है, सिर्फ फेज़ 2 अभी चल रहा है। आपने ये देखा कि फेज़ 1 में हमने क्या किया, जैसा कि हमारे डिफेंस के सहयोगियों ने बताया कि हमने उतना ही किया जितना आवश्यक था। मुझे रामायण की, रामचरितमानस की एक चौपाई याद आती है, जब हनुमान जी को रावण के दरबार में पेश किया गया जलाने के बाद, जलाने के पहले, अशोक वाटिका उजाड़ने के पहले, तो रावण ने पूछा क्यों तुमने इतने लोगों को मारा? तो उन्होंने कहा जिन मोहि मारे तिन मैं मारा। जिन्होंने मुझे मारा मैंने सिर्फ उन्हीं को मारा है। वही हमने यहाँ किया है कि जिन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने हमें देश को टारगेट नुकसान किया था पहुंचाया, जो आतंकी आए प्रिसिशन के साथ सीधे उन आतंकी अड्डों को टारगेट करते तबाह कर दिया। और ये सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर नहीं, इससे पहले बालाकोट एयर स्ट्राइक हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, भारत ने अपनी ताकत को फॉर श्योर दिखाया और दुश्मन को जवाब भी दिया। कर्नल गोपाल सिंह साहब, लेकिन इसके साथ साथ भारत को आज विश्व की आवाज कहा जाता है। आपको लगता है कि सॉफ्ट पावर की इससे बड़ी सफलता कोई हो नहीं सकती है? कैसे देश के लिए जिसको कुछ मानने के लिए, जिसको एक पोजीशन देने के लिए वेस्टर्न कंट्रीज अपने दबदबे के साथ कभी तैयार नहीं थी?
देखिए, भारत इस वक्त जो हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है और विश्व को हर यानी गाइड करने के लिए हम पहले से ही कहते आए हैं और अभी भी कहते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की भावना हमारी थी, है और आगे भी रहेगी। लेकिन इसके साथ में विश्व को गाइड करने के लिए भी अब हम तत्पर हैं। आज देखिए, भारत का प्रधानमंत्री जी विश्व में 30 अवार्ड विश्व के राष्ट्रों ने इनको अवार्ड दिए। आज तक ऐसा कोई प्रतिनिधि नहीं रहा है राष्ट्र का जिसको इतने अवार्ड मिले हों, राष्ट्र के द्वारा दिए गए हों। उसके अलावा हर जगह पर हमारी बात आज सुनी जाती है। उस पहले यानी दुनिया की तो आप नितिन गडकरी जी को सुन रहे थे। उनकी तरफ से 77वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं इस दौरान दी गई हैं और साथ ही अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें भी आने लगेंगी। अपनी बात को पूरा करेंगे आप सब, फिर उसके बाद मैं आई सिंह साहब आपके पास आती हूँ। तो विश्व में हर क्षेत्र में भारत जो है अपना अग्रणी हो रहा है। चौथी अर्थव्यवस्था से अब तीसरी अर्थव्यवस्था होने वाला 2047 में जब विकसित भारत होगा, उस समय विश्व का नंबर 1 स्थान पर पहुंचने वाले, ये हमारा लक्ष्य है। उसके अलावा कहते ना कि वहां पहुंचने के लिए राह टेढ़ी है मगर चलना जरूरी है। बिल्कुल, राह टेढ़ी है मगर चलना जरूरी है और जिंदगी जंग है, लड़ना जरूरी है। अपनी इस भारत माँ के लिए, अपने इस विश्व के लिए क्या क्या न कर गुजरे यार, इसके लिए समर्पण रखना जरूरी है, रखना जरूरी है। तो आज भारत का एक हर नागरिक समर्पण के साथ भारत को अग्रणी देखना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। यही हमारी राष्ट्रीय नेतृत्व कर रहा है, यही हमारा एक छोटा किसान से लेकर के जवान कर और रहा है। प्रधानमंत्री ने भी इस जन भागीदारी का जिक्र लगातार किया है। इसी कैप्टन आई सिंह साहब, बहुत सारे सुधारों की तरफ भारत बीते कुछ वक्त में बढ़ा है, चाहे वो सीडीएस और थिएटर कमांड जिसका जिक्र सर ने भी किया। आपको लगता है कि भारतीय सेनाओं की संयुक्त ताकत पे इसने एक बड़ा इजाफा किया है? निश्चित तौर पर पूर्णिमा, भारत की सेना हर क्षेत्र में डेवलप हुई है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि चाहे हमारे इक्विपमेंट रहे हो, हमारे वेपन्स रहे हो, हमारी सैन्य तैयारी रही हो, जिस तरह से हमारी ट्रेनिंग है, जो पहले ट्रेनिंग होती थी उससे अब एडवांस ट्रेनिंग है। अभी जैसे जो डॉग स्क्वाड और इसकी चर्चा हुई, तो हमारे सैनिकों में से ही सैनिक निकाल के और अलग टुकड़ियां, स्पेशल टुकड़ी बनाई गई हैं। सेना की ट्रेनिंग तो उन्होंने पहले करी है, उसके बाद जब वो स्पेशल किसी ग्रुप में ले जाए गए तो वहां उन्होंने स्पेशल ट्रेनिंग और की है। तो मतलब उनकी क्या डबल ट्रेनिंग हुई। तो सेना हर क्षेत्र में एडवांस है। मैं बहुत एक अच्छी बात बताना चाहूँगा कि हमारे देश में अब ज़्यादा से ज़्यादा जितने आर्मी इक्विपमेंट हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश में ही बन रहे हैं। लाइफ जैकेट कोई समय ऐसा था कि हम बाहर से लेते थे, वो भी हमारे पूरे सैनिकों पे नहीं होती थी, गिने चुने लोगों पे पहुंचती थी। आज लाइफ जैकेट जो है ना, जिसको हम बोलते हैं हमारी सुरक्षा कवच तरह से होता है, जो हम उसको पहन लेते हैं अपने बॉडी के ऊपर, तो ये कम से कम आमने सामने जो भी खतरा आ रहा है उससे हम बच सकते हैं। तो आज वो हमारे देश में निर्माण उसका हो रहा है, हम उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कहाँ कोई समय ऐसा था 2014 से पहले कि उस जैकेट को हम बाहर से मंगाते थे, वो भी पूर्ण रूप से मिलती नहीं थी, मगर आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे हर एक जवान के ऊपर वो लाइफ जैकेट डाल के अगर किसी भी एम्बूस में जाता है तो वो लाइफ जैकेट डाले। तो बदलाव बहुत आया। इसी तरह से जो जितनी असॉल्ट राइफल है आज उनका निर्माण भारत में हो रहा है। बहुत सी गनें हैं भारत में ही हमारे सब बन रही है। तो भारत अब तेजस जैसा विमान देखिए, तेजस को अभी 5th जनरेशन का विमान तैयार कर रहे हैं भारत में। तो भारत हर क्षेत्र में, आर्मी क्षेत्र में बहुत डेवलप हुआ है। और इसीलिए जो है ना, अभी एक वर्ल्ड रिपोर्ट आई थी, उसमें भारत की सेना को 3रे नंबर की सेना बताया गया है। तो भारत ने वो करके भी दिखाया है। अभी ऑपरेशन सिंदूर में हम लड़ जरूर रहे थे, बहुत एक लंबा सफर तय किया है और अभी तो आसमान बाकी है। और सर ने थोड़ी देर पहले कहा था, तो उसमें एक आम भाषा में ये कहा जाता है संतपाल राघव जी, कि कहीं पर पहुंचने के लिए कहीं से चलना जरूरी है। और भारत ने एक मजबूत लीडरशिप में चलने का फैसला किया और चलते चलते आज हम जहां पर खड़े हैं उसने इतने सारे बदलाव हमें दिए कि आने वाले भविष्य की तस्वीर को भी मजबूत किया। आज आकाश में आपकी नजर रहेगी तो किस पर रहेगी? जी देखिए, आज जो कर्तव्य पथ पर शक्ति प्रदर्शन है, शक्ति रक्षा का प्रदर्शन, सांस्कृतिक प्रदर्शन, विश्व आज उसको देख रहा है। और इसका जो श्रेय है भारत के नेतृत्व
और प्रत्येक नागरिक का है, चाहे वो किसान है, जवान है, शिक्षार्थी है, बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर है, इनका बहुत बड़ा योगदान है। आज भारत के अंदर स्वदेशी वेपन सिस्टम, ड्रोन्स और मिसाइल्स, आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो एशिया की जो कंट्रीज हैं उन्होंने अपनी डिमांड जो है प्लेस कर दी। भारत के इक्विपमेंट पे इतना भरोसा रहा और इतना ये प्रगति हमारे लिए जो रेवेन्यू आएगा वो एक आर्थिक विकसित भारत बनाएगा और इससे पूरे देश में समृद्धि आएगी। क्योंकि आप देखें जो मेजर एक्सपेंडिचर है वो वेपन और इक्विपमेंट का है, जो पहले हम बाहर से इंपोर्ट करते थे। आज हमारी देश में इसका निर्माण हो रहा है और हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और नंबर 2, जो भी आज हमारे देश की शक्ति है वो 140 करोड़ की शक्ति है। और हम जो बॉर्डर्स और इंटरनल पीस है वो आप देखें कि जो हमारे नेबर्स हैं, चाहे वो श्रीलंका है, नेपाल है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, आज आप उनका देख सकते हैं। इवन चाइना जो कल न्यूज में था, वहां पे भी कूप होने के लिए भी स्थिति बन रही है। लेकिन भारत 140 करोड़ लोग पूरे संविधान को एक अपना पवित्र ग्रंथ मानते हैं और एक चुनी हुई सरकार पर पूरा भरोसा करते हैं। बिल्कुल। और सिर्फ रक्षा के क्षेत्र में नहीं बल्कि डिजिटल इंडिया, डीबीटी, जैम, ट्रिनिटी की बात करें या इसके अलावा भारत की युवा शक्ति, युवा आबादी, स्टार्टअप, इनोवेशन, डिजिटल इंडिया की बात करें, ये सब कुछ भारत के मजबूत होते गणतंत्र को दिखाता है।